कहानी की शुरुआत जीवन नाम के एक आदमी से होती है जिसे अचानक उसकी बहन का कॉल आया। वो घबराते हुए बताती है कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये वायरस कोई अफवाह नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुका था, जो कुछ ही समय में धरती के लगभग 99% लोगों को खत्म कर देगा। इसीलिए जीवन को बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत अपने छोटे भाई फ्रैंक के घर पहुंचना है। उसकी बहन ये भी कहती है कि वो थोड़ी देर में वहीं आ जाएगी। ये सुनते ही जीवन परेशान हो गया क्योंकि इस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके पास एक अनजान छोटी बच्ची क्रिस्टन भी होती है। क्रिस्टन उसे कुछ देर पहले एक थिएटर शो के दौरान अकेले मिली थी। उसे एक्टिंग थिएटर बहुत पसंद था, इसलिए मम्मी पापा के बिना ही शो देखने आ गई थी। लेकिन अब वो बच्ची बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए जीवन क्रिस्टन को जल्दी से उसके घर के बाहर ले जाता है और उसके मम्मी पापा का वेट करने लगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई वहाँ नहीं आया तब जीवन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक तरफ दुनिया खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ क्रिस्टन के मम्मी पापा भी घर पे नहीं थे। इसका मतलब वो लोग भी शायद वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। लेकिन ये बात बताकर जीवन क्रिस्टन को दुखी नहीं करना चाहता था और अभी वो क्रिस्टन को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ऐसे वक्त में एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ देना उसे मौत के मुंह में धकेलना जैसा था। इसीलिए बिना ज्यादा सोचे वो क्रिस्टन को अपने साथ ले गया और सीधा एक सुपरमार्केट की तरफ जाने लगा, जहाँ से उसने पूरे साल भर का राशन खरीद लिया था। इतना ज्यादा राशन देखकर काउंटर पर बैठा आदमी भी हैरान हो गया, जिस पर जीवन उसे भी सीधा बोल देता है कि अपनी जॉब छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके घर चले जाओ, क्योंकि जीवन जानता था कि थोड़ी देर में भगदड़ शुरू हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बाहर आकर जीवन क्रिस्टन से पूछता है कि अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने घर जाकर अपनी माँ का इंतजार करे या फिर जीवन के साथ उसके भाई के घर चले। क्रिस्टन पहले उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो जीवन को ठीक से भी नहीं जानती थी और वो एक अनजान आदमी पर भरोसा भी नहीं कर पाती। तब जीवन क्रिस्टन की जान बचाने के लिए उसे एक झूठ बोलता है कि थोड़ी देर पहले तुम्हारे मम्मी का मैसेज आया था, वो कुछ टाइम के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रुकी हुई हैं और उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कहा है। बच्ची होने की वजह से क्रिस्टन को इस बात पर भरोसा हो गया और अब वो दोनों फ्रैंक के घर की तरफ निकल पड़े। तब रास्ते में जीवन को एक गाड़ी के अंदर एक आदमी तड़पता हुआ दिखाई दिया, जो जीवन को देखते ही उससे मदद मांगने लग गया था। लेकिन जीवन देखते ही समझ गया कि वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और अगर वो पास गया तो खुद और उसके साथ साथ क्रिस्टन भी वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। इसीलिए जीवन दिल पर पत्थर रखकर उस आदमी की मदद नहीं करता और सीधा फ्रैंक की अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ नीचे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी इतना सारा राशन देखकर हैरान था, जिस पर जीवन उसे भी जॉब छोड़कर घर जाने को कहता है। पर गार्ड को ये बात मजाक लगती है। वो जीवन को बोलता है कि न्यूज़ देखो, न्यूज में तो सब कुछ अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। ये सुनकर जीवन कुछ नहीं बोलता, बस क्रिस्टन के साथ लिफ्ट से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बात पर ज्यादा भरोसा था। असल बात ये थी कि जीवन की बहन एक डॉक्टर होती है और हॉस्पिटल में आ रहे लगातार केसेस से उसे अब सब समझ आ चुका था कि सरकार आने वाले केसेस के असली नंबर्स को छुपा रही है और जल्दी ही दुनिया वाकई में खत्म होने वाली है। आगे फ्रैंक के अपार्टमेंट में पहुंचने पर वहाँ फ्रैंक भी जीवन के पास इतने सारे सामान और एक अनजान बच्ची को देखकर हैरान रह गया, जिस पर जीवन उसे भी उनकी बहन की सारी बातें बताता है, जो जानकर पहले तो फ्रैंक को इस बात पर भरोसा नहीं होता। पर तभी अचानक उन्हें रोड से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और फ्रैंक के घर के पास ही एक प्लेन आके क्रैश कर जाता है। ये देखकर तो फ्रैंक, क्रिस्टन और जीवन तीनों काफी डर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब काफी लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही कहानी वहां से 80 दिन आगे आ गई। उस समय तक शहर का हाल काफी ज्यादा बेकार हो चुका था और मेंटेनेंस ना होने के कारण बिजली भी नहीं आ रही थी। इवन बेशक से जीवन ने ज्यादा से ज्यादा राशन जमा करने की कोशिश करी हो, मगर अब तक उनका सारा खाना खत्म या फिर एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से अब जीवन के पास क्रिस्टन के साथ घर के बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो लोग फ्रैंक को अपने साथ लेके नहीं आए थे, क्योंकि पिछले दिन ही भूख के कारण पागल हो चुके एक इंसान ने फ्रैंक के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया था, जिस दौरान जैसे तैसे जीवन ने उस आदमी को मार तो दिया था, पर इस मुठभेड़ में फ्रैंक की भी मौत हो गई थी। खैर, अभी भारी और डरे हुए मन के साथ क्रिस्टन और जीवन डरते हुए अपार्टमेंट के नीचे जाते हैं, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड वहीं बैठे बैठे मर चुका था और उसकी बॉडी सड़ रही थी। अब वैसे अभी सर्दी का मौसम होता है, लेकिन जैसा कि इस बार रोड्स मेंटेन करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए सारी रोड्स बर्फ के नीचे समा चुकी थी। पूरा शहर एक फ्रोजन दुनिया की तरह लग रहा था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तब जीवन छोटी क्रिस्टन को साथ लेकर जमी हुई झील पार करता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है,
जहाँ पर शिकार करके अपना पेट भरने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। यही सोचते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और किस्मत से थोड़ी दूर उन्हें एक झोपड़ी मिल जाती है जिसके अंदर रहकर वो आसपास से शिकार कर सकते थे। अब कुछ दिनों में क्रिस्टन और जीवन ऐसे समय में भी सरवाइव करना सीख लेते हैं। क्रिस्टन को भी रोज सर्वाइवल के नए नए तरीके पता चल रहे थे। उसे बंदूक चलानी आ गई थी और इतने समय से साथ रहने के कारण क्रिस्टन और जीवन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बाप बेटी जैसा हो गया था। अब वैसे अभी भी क्रिस्टन का थिएटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो अभी भी स्टेशन 11 नाम की बुक पढ़ती रहती थी, जो चीज जीवन को काफी अच्छी लगती थी। लेकिन वो अभी क्रिस्टन को कुछ नहीं कहता। वैसे वो लोग जंगल में शिकार करके अपना काम चला लेते थे, पर कभी कभी उन्हें शहर में जाके वहाँ से अपने जरूरत के सामान को लेके आना पड़ता था। ऐसे समय में अब तक तो उनका मुकाबला किसी जिंदा इंसान से नहीं हुआ था, पर क्योंकि अभी के समय में कहीं पे जाने में काफी खतरा था, उसी वजह से हमेशा जीवन क्रिस्टन को किसी ऊंची जगह पर बंदूक देके उसे कवर देने को कहता था और खुद नीचे नीचे घरों में जाके जरूरत की चीजें इकट्ठा करता था। आगे एक दिन जब वो दोनों सामान इकट्ठा करने जाते हैं तो जीवन के घर से बाहर आने पर अचानक उसे एक औरत शूट करके बेहोश करने की कोशिश करती है, मगर जीवन की जैकेट मोटी होने के कारण उसे कुछ नहीं होता। उस समय वो क्रिस्टन को मदद करने को कहता है, लेकिन क्रिस्टन उसकी कोई मदद नहीं करती, जिसकी वजह से जीवन को उस औरत को खुद ही संभालना पड़ा, जिसे बेहोश करके जीवन सीधा क्रिस्टन के पास चला गया था, जो असल में अपनी स्टेशन 11 वाली किताब में खोई हुई थी। ये देखकर जीवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो क्रिस्टन को बहुत डांटता है। इस दौरान क्रिस्टन भी उससे बहस कर लेती है और गुस्से में जीवन उसकी किताब को अपनी झोपड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में ही छोड़ देता है, क्योंकि आज उस किताब के कारण ही उसकी जान जाते जाते बची थी। अभी शुरू में तो क्रिस्टन को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता, मगर रात में जब वो अपनी बुक को ढूंढती है और वो बुक उसे नहीं मिलती, तब क्रिस्टन खुद भी इस बात को समझ जाती है कि जीवन ने उसकी बुक कहीं पर छोड़ दी है। इसलिए वो जीवन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे जीवन खुद भी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो झोपड़ी से निकलकर कहीं और चला गया और वापस कभी भी नहीं आया। इससे क्रिस्टन और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसका ध्यान रखने, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जीवन के अलावा कोई और नहीं था। पर इसके बाद भी क्रिस्टन ने हिम्मत नहीं हारी और फैसला कर लिया कि वो अब जीवन के बिना ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसी तरह 2 साल बीत गए और अब तक बर्फीला मौसम हट चुका था, गर्मियां आ गई थी। क्रिस्टन एक घर के पास भूख और प्यास से बेहाल बैठी थी, क्योंकि जीवन के जाने के बाद से अब तक वो अपने लिए खाना ढूंढने की कला नहीं सीख पाई थी। तभी क्रिस्टन को थोड़ी ही दूर से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर क्रिस्टन तुरंत ही उस दिशा की तरफ अपना चाकू लेके बढ़ने लग गई थी। तब उसे एक औरत पास में बैठी दिखाई दी, जो पहले तो खुद भी क्रिस्टन के हुलिये को देखकर डर गई, मगर वो अपने सामने एक बच्ची को देखकर खुद को संभालती है और क्रिस्टन को पानी और खाना देकर उससे बात करने लगती है। उस औरत का नाम सारा था, जो एक म्यूजिशियन ग्रुप की लीडर थी और पास ही उसका ग्रुप रुका हुआ था। दुनिया के खत्म होने के बाद जब कोई बिजली वगैरह से चलने वाली चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन काफी बोरिंग सा हो गया था। इसीलिए सारा अपने साथियों के साथ बसावट वाली जगह पे जा जाकर परफॉर्मेंस करा करती थी, ताकि लोगों को जीने की उम्मीद मिलती रहे। ये सुनकर क्रिस्टन को काफी अच्छा लगता है, और क्योंकि आगे चल के सारा का प्लान थिएटर परफॉर्मेंस करने का भी था, इसलिए क्रिस्टन सारा से उसे अपने पास रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सारा भी खुशी खुशी मान गई। और अब सारा का ग्रुप ही क्रिस्टन का नया ग्रुप था। उनके साथ रहते रहते क्रिस्टन को 20 साल हो गए, जिस वक्त तक क्रिस्टन बड़ी हो चुकी थी और सारा के बूढ़ा हो जाने की वजह से अब क्रिस्टन ही उसके ग्रुप की नई लीडर थी। सब लोग उसे बहुत पसंद करा करते थे। और अब कुल मिलाकर दुनिया में बचे लोग अभी के हिसाब से दुनिया के उस समय में जी रहे थे जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और लोग खाना उगाकर और शिकार करके अपना पेट भरते थे। इस दौर में पैदा होने वाले कुछ बच्चों को तो टेक्नोलॉजी वर्ड के बारे में भी नहीं पता था। इसी तरह क्रिस्टन के ग्रुप में हेली नाम की एक लड़की होती है, जिसे एप्स, मोबाइल जैसे किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो बस उसके पास मौजूद बंद फोन को उठाकर उसे चलाने का ड्रामा करती रहती थी। तब एक दिन क्रिस्टन को उसका वो ड्रामा देखकर अपना बचपन याद आया, जब फ्रैंक के घर में आने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कई बार कोशिश करी थी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसी वजह से क्रिस्टन ने उन्हें कई मैसेज भी किए थे और एक समय पर किसी स्ट्रेंजर ने उसकी माँ के फोन से उसे मैसेज करके बताया था कि क्रिस्टन के मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। उस समय जानकर तो क्रिस्टन पूरी तरह टूट गई थी, जो देखकर फ्रैंक और जीवन ने ही उसे संभाला था। और अगर वो दोनों उस समय उसकी जिंदगी में नहीं होते तो शायद क्रिस्टन भी कब का खुद को खत्म कर लेती। खैर, प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टन एक दिन हेली के साथ एक गाँव में मौजूद नदी में तैरने जाती है,
जहाँ अचानक उसे हेली अपने आसपास दिखाई देना बंद हो गई, जो देखकर क्रिस्टन डरते हुए उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद हेली उसे एक आदमी से बात करती हुई दिखाई दी, जो उन दोनों को ही अजीब तरह से घूर रहा था। तब क्रिस्टन उस आदमी से गुस्से में बात करती है, पर वो बताता है कि असल में वो उन दोनों का ही काफी बड़ा फैन है, क्योंकि अभी के टाइम पर एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को क्रिस्टन के शोज का ही वेट करना पड़ता था। तब उसकी बातों को सुनकर क्रिस्टन शांत हो जाती है। इसके बाद वो और हेली उस आदमी डेविड और उसके साथी के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं, जिस दौरान डेविड क्रिस्टन के हाथ में बने एक टैटू को देखकर जब उसके बारे में क्रिस्टन से पूछता है, तब वो उसे मजाक के अंदाज में कहती है कि ये उन लोगों की याद में है जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था। ये सुनकर डेविड शांत हो गया और उसने क्रिस्टन को स्टेशन 11 बुक की ही एक लाइन बोली थी, जो सुनकर खुद क्रिस्टन भी शांत हो गई। पर अभी वो हेली के साथ वहां से चली जाती है। अब रात के समय में क्रिस्टन और उसके साथी डेविड और उसके गांव के लोगों के लिए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं। इस दौरान क्रिस्टन नोटिस करती है कि डेविड आराम से झाड़ियों के पीछे साइड में बैठा हुआ था, क्योंकि असल में उसको थिएटर में या सॉन्ग्स में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। सुबह बस उसने क्रिस्टन से झूठ बोला था, क्योंकि उस समय वो हेली को अपनी बातों में उलझाकर उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेता, ताकि आगे चलकर हेली उसके हिसाब से काम करे। उसने इसी तरह कई बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल करा था। तब क्रिस्टन को भी याद आता है कि उसने डेविड की शक्ल एक वार्निंग पोस्टर पे देखी थी। उसी वजह से वो डेविड के पास जाके पहले उससे नॉर्मली बात करती है और बाद में उसको स्टैब करके तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उस वक्त क्रिस्टन के ग्रुप में मौजूद एक प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी भी हुई, जो देखकर क्रिस्टन को काफी अच्छा लगा और कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि दुनिया वापस से पहले जैसी हो जाएगी। अब इसके अगले दिन जब क्रिस्टन अपने ग्रुप के साथ उस जगह से जाने वाली थी, मगर वहां से निकलने से पहले वो वापस उसी जगह पर जाती है जहां उसने टाइलर को जान से मारा था। मगर वहां जाते ही क्रिस्टन के होश पूरी तरह से उड़ गए, क्योंकि असल में अब तक टाइलर वहां से भाग चुका था और बस वहां खून के डब्बे मौजूद थे। तब क्रिस्टन को वो पल याद आया जब उसने टाइलर को स्टेप करते हुए उससे उन लाइन्स के बारे में पूछा था जो स्टेशन 11 में लिखी हुई थी। जबकि सबसे अजीब बात ये थी कि उसके राइटर ने खुद वो बुक सिर्फ क्रिस्टन को दी थी और उस बुक की बस एक कॉपी थी, मगर टाइलर ने क्रिस्टन को इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अब वैसे वो बुक क्रिस्टन ने अपनी ही टीम के एक मेंबर के घर में छुपाई थी। इस बारे में क्रिस्टन सारा से बात करते हुए उसको भी बताती है, जो सुनकर अब सारा को उस बूढ़े आदमी और उसके साथ रहने वाले लोगों की टेंशन होने लग गई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद टाइलर ने पहले उन पर हमला करके उन लोगों को मार दिया है, इसलिए वहाँ के हाल को चेक करने के लिए सारा अपने साथियों के साथ उसी बूढ़े मेंबर के घर जाती है, जिसके घर में काफी सारे बच्चे रहा करते थे और उनकी सेफ्टी के लिए उसने घर के थोड़ा सा दूर काफी सारी माइंस लगाई हुई थी। तब शुरू में क्रिस्टन और उसके साथियों को माइंस का वार्निंग साइन देखकर पहले तो माइंस होने की बात पर भरोसा नहीं होता, पर उन लोगों के घर के पास पहुंचने से पहले ही वहां बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ उन लोगों को वो जगह क्रॉस करने से मना करता है, क्योंकि सच में वहां माइंस मौजूद थी। मगर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस बूढ़े आदमी को याद नहीं था कि उसने वो माइंस कहां पर बिछाई हुई है। इस बात को सुनने के बाद भी हेली उस बूढ़े आदमी को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और माइंस के बीच में भागते हुए उस आदमी को गले से लगा लेती है। अब ये काफी खतरनाक तो था, पर किस्मत से इस समय हेली को कुछ भी नहीं हुआ और बाकी सब भी उसके ही पैरों के निशान को फॉलो करके सेफली अंदर आ गए। वहाँ आने के बाद जब सब खाना खा रहे थे तो क्रिस्टन उस बूढ़े आदमी से टाइलर के बारे में पूछती है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में उसने टाइलर की वजह से ही घर के बाहर माइंस लगाई हुई थी, क्योंकि वो बीच बीच में पहले बच्चों के पास उन्हें कहानी सुनाने के लिए आता था, जिससे मैं और बाकी बच्चे सब काफी खुश होते थे। मगर बाद में अचानक एक दिन घर से काफी सारे बच्चे गायब हो गए और बाद में पता चला कि उन्हें टाइलर अपने साथ लेके चला गया था और उसने बच्चों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो लोग पास के जंगल में रहते हैं। लेकिन वहाँ जाना काफी खतरनाक है, क्योंकि टाइलर एकदम संकी आदमी है। ये सुनकर हेली अचानक से कहती है कि वो काफी अच्छा है। इस पर क्रिस्टन उसे शांत रहने को कहती है और थोड़ी देर बाद खुद चुपके से उस कमरे में चली जाती है जहाँ उसने उस किताब को छुपाया था। उसको देखकर क्रिस्टन को पता चलता है कि वो किताब तो आज भी वहीं पर थी। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसको देखकर क्रिस्टन उस किताब को छुपाती है और उससे बातें करते हुए कहती है कि आपको एक डायरेक्टर की तरह हमारे ग्रुप को वापस से ज्वाइन कर लेना चाहिए। मगर बूढ़ा आदमी इसके लिए मना कर देता है और क्रिस्टन इसके बाद वहाँ से हेली के पास चली जाती है, जहाँ हेली से बात करते हुए वो उससे जानने की कोशिश करने लग गई थी कि टाइलर ने उससे क्या बात करी थी, क्योंकि टाइलर की बॉडी मिसिंग होने की वजह से अब क्रिस्टन को ये बात तो समझ आ गई थी कि पक्का टाइलर अभी भी जिंदा है। इस पर हेली उसको बताती है कि टाइलर ने उसे भी काफी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई थी और उसे थिएटर ग्रुप छोड़कर
उसके साथ चलने को कहा था। हेली खुद भी उसकी बात को मान गई थी, मगर टाइलर हेली को लेने आया ही नहीं। असल में उसी रात क्रिस्टन ने टाइलर को स्टैब करके घायल कर दिया था। इस बात को सुनकर क्रिस्टन को काफी गुस्सा आया, क्योंकि जीवन भी बचपन में उसे बिना कुछ बताए कहीं पर चला गया था और क्रिस्टन नहीं चाहती थी कि कोई उसे वापस से इस तरह से छोड़कर जाए। इसलिए अगले दिन जब वो सबके साथ अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका मूड काफी खराब होता है। तभी हेली थोड़ा सा दूर पे कुछ बच्चों को नोटिस करती है जो असल में टाइलर के ग्रुप के बच्चे थे, और उन्हें देखकर हेली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि टाइलर में कुछ तो बात थी जिसकी वजह से हेली चाहती थी कि वो अभी भी जाके उसके साथ ही रहे। इस बारे में समझ आने पर हेली उसको बहुत डांटती है और बता देती है कि मैंने उस टाइलर को स्टैब कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि वो तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता है। अब इस बात को सुनकर हेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो क्रिस्टन के बार बार रोकने के बावजूद भी शाम में अपने घोड़े पे बैठकर जंगल की तरफ चली जाती है। इस बारे में क्रिस्टन को पता चलने पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बारे में वो रात में सोच ही रही थी कि तभी उसे गलियारे में से किसी बच्चे की आवाज आई और वहां जाके चेक करने पर वहां उनमें बच्चों में एक बच्ची मौजूद थी जिसको टाइलर अपने साथ लेके गया था। उसको देखते ही अभी क्रिस्टन के होश उड़ गए, क्योंकि उस बच्ची के शरीर से एक माइन चिपकी हुई थी जो टाइलर ने उस बूढ़े आदमी के लिए भेजा था ताकि वो उसको मार सके। इस बारे में उस बूढ़े आदमी को पता चलने पर वो माइन को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगा और क्रिस्टन बाहर जाके सोचने लगी कि टाइलर उस बूढ़े आदमी को क्यों मारना चाहता है। लेकिन बाहर जाके उसे समझ आया कि असल में टाइलर उस माइन से बूढ़े आदमी को नहीं बल्कि उसको मारना चाहता था, क्योंकि उसने टाइलर को मारने की कोशिश करी थी। ये समझ आते ही क्रिस्टन भागते हुए अंदर जाने लगी, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही माइन ब्लास्ट हो गई, जिससे बूढ़े आदमी के पूरे घर के छितड़े उड़ गए थे। अब किस्मत से क्रिस्टन के साथ ही बूढ़े आदमी के घर में नहीं रुके थे, इसलिए वो सेफ होते हैं। मगर टाइलर की इस हरकत को देखकर क्रिस्टन को हेली के लिए काफी डर लगने लगा था और वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगी। उसी दौरान माइन वाले एरिया को क्रॉस करने पर क्रिस्टन को ये बात भी समझ आई कि बेशक से उस बूढ़े आदमी ने अपने घर के पास में माइंस लगाई हो, पर वो सारी माइंस टाइलर पहले ही वहाँ से चुरा कर ले जा चुका है और उसी वजह से पहले हेली को बूढ़े आदमी के पास आने पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी और अब क्रिस्टन को भी वहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तब क्रिस्टन को वो पल भी याद आता है जब एक समय पर उसने हेली को उसके बचपन में खो दिया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर गई थी। पर बाद में हेली को उसने जैसे तैसे ढूंढ ही लिया था। मगर क्या अभी हेली सेफ होगी और टाइलर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा? यही सब सोचते हुए क्रिस्टन लगातार जंगल में अंदर जाती रही। अब इसके अगले दिन सारा और बाकी सब उस बूढ़े आदमी की मौत की वजह से काफी दुखी थे। तभी वहाँ हेली खुद भी आ गई, जो पूरी रात पास में ही थी और अभी काफी ज्यादा थक चुकी थी। अभी उसको देखकर सब क्रिस्टन के लिए भी परेशान होने लगे। तब क्रिस्टन को हेली के सेफ होने के बारे में बताने के लिए सारा तुरंत काफी सारी रंग बिरंगी फ्लेयर्स को हवा में फायर करती है, जो क्रिस्टन ने देख ली थी और उसे समझ भी आ गया था कि हेली सेफ है। पर अभी भी वो टाइलर से मिलकर उनके बीच हुई चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहती थी, ताकि आगे उनके लिए टाइलर की वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए वो जंगल के अंदर चलना बंद नहीं करती। वहीं सारा और बाकी सब अभी भी क्रिस्टन के लिए काफी परेशान हो रहे थे। उसी वजह से वो खुद भी उसे जंगल में जाके ढूंढने का फैसला करते हैं, मगर उन्हें क्रिस्टन कहीं पर भी नहीं मिली और तभी बारिश होना भी शुरू हो गई थी, जिससे बचने के लिए सब एक बर्बाद हो चुके एक स्ट्रक्चर में जाकर छुप गए थे। वहाँ बैठकर वो बारिश के बंद होने का वेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी आके उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें उसके साथ साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में चलने को कहता है, जिनके लीडर को थिएटर ग्रुप के इस एरिया में आने के बारे में पता चला था। वो चाहते थे कि वो लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन पे आके वहाँ के लोगों के लिए परफॉर्म करें। इसके लिए उस आदमी के पास एक इन्विटेशन लेटर भी होता है, जिसे देखकर सारा ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। पर जाते समय उसने अपने ग्लासेस और उस इन्विटेशन लेटर को जमीन पे गिरा दिया था, ताकि अगर क्रिस्टन उन्हें ढूंढने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए कि वो लोग कहाँ गए हैं। अब इसके बाद वो आदमी उन्हें एक अंधेरे वाले रास्ते से होते हुए एक म्यूजियम टाइप की जगह पे लेके चला गया। वो जगह किसी एयरपोर्ट जैसी लग रही थी। खैर वहाँ आने के बाद सारा और बाकी सब अपने दूसरे साथियों को भी देखते हैं, जिन्हें भी उस आदमी के साथी पहले ही अपने साथ वहाँ लेके आ गए थे और अभी सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब बूढ़े और कमजोर होने की वजह से सारा को काफी अजीब लग रहा था और जैसा कि अभी भी उसने अपने सीनियर मेंबर और क्रिस्टन दोनों को खो दिया था, तो उसे इस बात का काफी दुख होता है, जिसके बारे में सोचते हुए ही वो बेहोश हो गई। वहीं क्रिस्टन जंगल में ही थी, जहाँ पर वो टाइलर के बनाए हुए कुछ अजीब मार्क्स को फॉलो करते हुए फाइनली एक फील्ड में पहुंचती है, जहाँ उसे काफी सारे बच्चे देखकर घेर लेते हैं। उन सबको टाइलर ने स्टेशन 11 की कहानियां सुना रखी थी और वो लोग अपने आप को उसी नोवेल की कहानी के कैरेक्टर्स मानते थे, जो देखकर क्रिस्टन को काफी अजीब लगा। और अभी उसके उन बच्चों से बात करने पर बच्चे क्रिस्टन को अपने साथ एक छोटे से शेल्टर के पास लेके चले गए, जहाँ पर टाइलर मौजूद था।
और उसकी हालत अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुई थी। उसको देखते ही गुस्से में क्रिस्टन उसके गले पर चाकू रख देती है, जो देखकर टाइलर उसको बताता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम अपने ग्रुप तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुरे लोग हैं और उनकी वजह से ही मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें अपने साथ लेके आ गया था। अब वैसे किसी वजह से टाइलर को ऑर्गेनाइजेशन वालों से नफरत थी और वो चाहता था कि क्रिस्टन उसके साथ मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करवा दे, जिससे ही वो अपने साथियों तक भी पहुंच सकती है। शुरू में तो क्रिस्टन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, पर थोड़ी देर बाद बाहर जाके जब वो टाइलर के ग्रुप में मौजूद एक बच्चे के पास सारा का गिलास देखती है तो उसे टाइलर की बात पर भरोसा हो गया। इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मान गई, जो सुनकर टाइलर को भी काफी अच्छा लगा और वो अपने साथ मौजूद बच्चों से कहता है कि आज के बाद क्रिस्टन भी हमारे ही ग्रुप का एक हिस्सा है। ये सुनकर वो सब भी काफी खुश हुए और सब उस म्यूजियम टाइप एरिया की तरफ जाने लगे। तब रात के समय में वो जंगल में ही टेंट लगाकर वहीं सोने वाले थे, जिस दौरान बच्चों के सोने से पहले टाइलर उन्हें स्टेशन 11 की कहानी भी सुनाता है, जिसे सुनकर सबको काफी खुशी होती है और बाद में टाइलर खुद भी क्रिस्टन से थोड़ी देर बात करने के बाद सो गया। इसके बाद जब वो अगले दिन आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो अचानक जंगल में रहने वाला एक और खतरनाक ग्रुप उन्हें लूटने के लिए उन पर हमला कर देता है। तब क्रिस्टन एक आदमी पर अपना खंजर फेंक कर उसे खत्म कर देती है, पर तभी दूसरा बंदा पीछे से कुछ जहरीले डार्ट्स को बच्चों की तरफ छोड़ता है। ये देखकर क्रिस्टन अपने हाथ को बीच में ले आई, जिसकी वजह से वो डार्ट उसके लग गया, लेकिन पीछे मौजूद एक बच्चे के भी एक जहरीला डार्ट लग गया था और उसका शरीर थोड़े से भी जहर को नहीं झेल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको देखने के बाद क्रिस्टन समझ पाती कि उसे क्या करना है। उससे पहले ही जहर का असर उसके शरीर पे भी होने लगा था और वो भी बेहोश हो गई। उस टाइम पर उसे अपने विजन्स में अपना बचपन वाला रूप और बर्फीले दिन दिखाई दिए, जब क्रिस्टन जीवन के साथ रहा करती थी। अभी क्रिस्टन का छोटा वाला रूप सबसे पहले उसे उस समय पर ले आया जब क्रिस्टन को उसके टीचर आर्थर ने स्टेशन 11 बुक दी थी, जो खुद एक बहुत ही कमाल का थिएटर आर्टिस्ट था। और एपोक्लिप्स आने से बस थोड़े दिन पहले प्ले करते दौरान अचानक से उसे हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। उस समय ऑडियंस में बैठे जीवन ने उसकी मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो आर्थर को नहीं बचा पाया था। उस समय ही क्रिस्टन ने पहली बार जीवन को देखा था और एपोक्लिप्स के बारे में जानकर बाद में जीवन क्रिस्टन को अपने साथ अपने भाई फ्रैंक के घर ले आया था। वहाँ वो लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे, मगर वो सब अपने अपनी लाइफ से परेशान भी थे। जैसे फ्रैंक पहले एक जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसका पैर टूट गया था और उसे चलने के लिए बेशाकी इस्तेमाल करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसने तब तक अपने जर्नलिज्म के प्रोफेशन को छोड़ दिया था। क्रिस्टन दुखी थी क्योंकि उसी समय उसे अपने मम्मी पापा की मौत के बारे में पता चला था, और जीवन इसलिए दुखी था क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। तब जीवन और फ्रैंक को भी इस तरह से उदास देखकर क्रिस्टन खुद उन्हें संभालती है और तीनों क्रिसमस होने के कारण क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे। इसी तरह से वो तीनों अब साथ में खुश रहने लग गए थे, जिस दौरान क्रिस्टन फ्रैंक और जीवन को और ज्यादा खुश करने के लिए उनके साथ डांस भी करती है, जिससे उन दोनों को और ज्यादा अच्छा लगता है। उस समय पे वो तीनों ही ऐसा फील कर रहे थे जैसे उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती और जल्दी ही उनका सारा राशन खत्म हो गया। तब जीवन इस बारे में सबको बताते हुए कहता है कि उन्हें अब यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा जहाँ राशन भी मौजूद हो, लेकिन ऐसा करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि बाहर बर्फीले तूफान चल रहे थे और ऐसे में फ्रैंक तो बाहर नहीं जा सकता था। उसी वजह से जीवन कुछ सोचते हुए उसी बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट्स में जाके वहाँ से खाने पीने की चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, जिस दौरान आज के लिए उसे थोड़ा सा फ्रोजन फूड मिला, मगर आगे के लिए उन्हें काफी दिक्कत होने वाली थी। इस बारे में वो लोग खाना खाते हुए बात करते हैं और तब फ्रैंक जीवन से अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए कहता है कि तुम क्रिस्टन को अपने साथ बाहर ले जाओ, जहाँ ही तुम दोनों सरवाइव कर पाओगे, वरना वो बेचारी भी मेरी वजह से यहीं रहकर मारी जाएगी। इस पर शुरू में तो जीवन मना कर देता है क्योंकि वो फ्रैंक के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फ्रैंक क्रिस्टन की भलाई के लिए जैसे तैसे जीवन को ये काम करने के लिए मना ही लेता है। इसके बाद फ्रैंक क्रिस्टन के साथ खेलते हुए उसके फेवरेट प्ले की एक्टिंग करने लगा, जिसमें जीवन भी उनके साथ एक्टिंग कर रहा था। पर इस एक्टिंग के दौरान वो लोग सही से ध्यान नहीं दे पाते और एक चोर उनके घर में खाना चुराने के इरादे से आ गया। उसके हाथ में एक खंजर था जिसको लेकर वो तीनों के सामने खड़ा हो जाता है और उस समय पर जीवन और क्रिस्टन की जान बचाने के लिए फ्रैंक उस चोर को अपनी तरफ आने के लिए उकसाने लगा। इससे गुस्से में आके चोर ने फ्रैंक के ऊपर हमला कर दिया था। तब मौका मिलते ही जीवन जैसे तैसे चोर को मार तो देता है, पर अब तक चोर ने फ्रैंक को भी स्टैप कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रैंक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब उसी वजह से फ्रैंक और जीवन दोनों इस बात को जानते थे कि फ्रैंक अब नहीं बच पाएगा। इसीलिए जीवन रोने लगा और फ्रैंक जीवन से कहता है कि मुझे आखिरी बार अपने बेड पर लेटना है। ये सुनकर जीवन उसे उठाकर उसके
के बेड पर लिटा देता है और इसके बाद जीवन और क्रिस्टन दोनों ही फ्रैंक की मौत से काफी दुखी होते हैं। तब क्रिस्टन जैसे तैसे जीवन को संभालती है और जीवन के मन में भी बस यही रहता है कि आगे उसे कैसे भी क्रिस्टन का अच्छे से ध्यान रखना है। इसीलिए वो बाद में क्रिस्टन के साथ बाहर की बर्फीली दुनिया में चला गया था, जहाँ उन्होंने शिकार करना सीखा और तरह तरह की सर्वाइवल टेक्निक्स को खोजा। उसी बीच जीवन रेडियो की मदद से कुछ बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता रहता था, ताकि वो क्रिस्टन के साथ किसी ग्रुप में जाके अपनी लाइफ आराम से काट सके। इसी बीच उसका कांटेक्ट एक ग्रुप से हुआ जिन्हें एक डॉक्टर की जरूरत थी, जो जानकर जीवन उसे झूठ कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जो सुनकर वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। मगर जीवन और क्रिस्टन वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि जीवन की उस ग्रुप के लोगों से बात होने के अगले दिन ही जीवन और क्रिस्टन उस गाँव में गए थे जहाँ जीवन के ऊपर एक औरत ने आके उसे बेहोश करने की कोशिश करी थी और क्रिस्टन बुक पढ़ने में बिजी होने के कारण उसकी मदद नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से जीवन ने उसकी बुक बिना उसे बताए ही फेंक दी थी और उसी वजह से उन दोनों में लड़ाई होने के कारण जीवन वहां से चला गया था। अब वैसे जीवन उस वक्त क्रिस्टन को छोड़कर नहीं गया था, बल्कि उसकी बुक को ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि क्रिस्टन को वो बुक काफी पसंद है। उस समय वो बुक उसे भी मिल गई थी, लेकिन अचानक उस पर एक भूखे जंगली भेड़िए ने हमला कर दिया था। उसी वजह से वो वापस नहीं आ पाया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टन को ये सब नहीं पता होता और उसे अभी भी यही लगता था कि जीवन गुस्से में उसे छोड़कर चला गया था। अब क्रिस्टन को होश आने पर उसके सामने टाइलर मौजूद होता है, जिसने जैसे तैसे क्रिस्टन को बचा लिया था, पर क्रिस्टन 3 दिन से बेहोश थी। ये सुनकर क्रिस्टन काफी हैरान होती है और अभी वो टाइलर का शुक्रिया करते हुए उससे जानने की कोशिश करती है कि अगर टाइलर ने उस बूढ़े मेंबर के घर से बुक चुराई नहीं थी तो उसे स्टेशन 11 की कहानी कैसे पता। इस पर टाइलर उसे बताता है कि असल में वो उस बुक की सिर्फ एक कॉपी नहीं थी, उस बुक की एक और कॉपी थी जिसे आर्थर ने अपने बेटे यानी टाइलर के लिए भेजा था। अब ये बात सुनकर क्रिस्टन हैरान हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि टाइलर असल में आर्थर का बेटा है। अब इसके साथ ही कहानी वहाँ से पास्ट में मार्ला नाम की एक औरत पर जाती है, जो पहले के टाइम पर आर्थर की गर्लफ्रेंड और एक कमाल की राइटर हुआ करती थी और स्टेशन 11 असल में मार्ला ने ही लिखी थी, जिसके बारे में उसने आर्थर को बताया था। आर्थर को भी उसकी कहानी काफी अच्छी लगी और उसी वजह से वो एक छोटी सी पार्टी के दौरान डिनर करते हुए सबके सामने उस स्टोरी के बारे में जिक्र करता है, जो मार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि असल में मार्ला का बचपन काफी ज्यादा टेंशन में बीता था और उसी वजह से वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप की औरत थी। इसलिए वो डिनर के दौरान ही गुस्से में आर्थर से ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई, जबकि आर्थर बस परेशानी के कारण हंसता रहता था। इसके बाद मार्ला इस बारे में आर्थर के सबसे अच्छे दोस्त क्लार्क से बात करती है, जो उसको बताता है कि अपने डिवोर्स के बाद से आर्थर किसी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करता, पर असल में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन मार्ला अब आर्थर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो रात में अपने सामान को पैक करती है और जाते ही आर्थर के घर में मौजूद एक कमरे में आग लगा देती है, जहाँ उसने ज्यादातर समय आर्थर के साथ बिताया था। उसी रूम में स्टेशन 11 के आगे के वर्जन्स भी मौजूद थे। अब क्योंकि वो इसके बाद शहर छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार जाके आर्थर से मिलती है और उसे स्टेशन 11 का एक वर्जन देके अलविदा लेते हुए वहां से चली गई। उसके बाद ही आर्थर ने उस बुक को टाइलर के पास भेजा था और उसे क्रिस्टन को भी दिया था, जो असल में आर्थर की स्टूडेंट थी। इसके बाद मार्ला अपने एक साथी के साथ दूसरे देश में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गई थी, पर वहां पहुंचने के बाद उसे एपोकलिप्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। तभी वहाँ मार्ला का दूसरा दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने एक शिप में तुम्हारे लिए सीट बुक करी है, लेकिन वो उस शिप की आखिरी सीट थी। इसका मतलब मार्ला जिस आदमी के साथ वहाँ आई थी उसे उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। तब मार्ला ऐसा करने के लिए मान जाती है, लेकिन जाते जाते उसने अपने उस साथी को भी उस अजीब से वायरस के बारे में बता दिया था और खुद अपना सारा सामान लेके पोर्ट पे आ गई थी। अब वैसे कहीं ना कहीं मार्ला अभी भी आर्थर को पसंद करती थी और उसका प्लान था कि वो आर्थर के पास वापस जाके उसके साथ ही रहेगी। लेकिन अचानक से उसको क्लार्क कॉल करके बताता है कि आर्थर की स्टेज पे हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये बात सुनकर मार्ला पूरी तरह से टूट गई और उसको समझ नहीं आता कि फिलहाल उसको क्या करना चाहिए। वो इस बात को समझ चुकी थी कि अब वो आर्थर से कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचकर वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि वो शिप पे ना जाकर वापस से कॉन्फ्रेंस वाली बिल्डिंग में आ गई, जहाँ एक रूम में वो अपने आप को अपनी बुक के एस्ट्रोनॉट की तरह बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। वहीं आर्थर की मौत के बारे में जानकर क्लार्क भी प्लेन से उसके शहर की तरफ जाने लग गया था, जिस दौरान ही प्लेन में उसकी मुलाकात आर्थर की एक्स वाइफ एलिजाबेथ और बेटे टाइलर से होती है। जिस समय टाइलर एक बच्चा
था और वो लोग भी आर्थर के फ्यूनरल पर ही जा रहे थे। अब वैसे उनके प्लेन के उड़ान भरने के बाद एपोकलिप्स इतना ज्यादा फैल चुका था कि प्लेन को बीच में ही किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया, जहां उतरने के बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सबको न्यूज से दुनिया के हाल के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें ये पता नहीं होता कि अब उन्हें और कितना समय इसी एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा। अब वैसे एलिजाबेथ उस समय इतना ज्यादा टेंशन में नहीं थी, क्योंकि वो वैसे एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी और उसने अपने और टाइलर के लिए एक प्राइवेट प्लेन बुलाया था। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वो प्लेन अब तक नहीं आया। इसी बीच में क्लार्क को उसकी बीवी की मौत के बारे में भी पता चलता है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो उसके पास नहीं जा सकता था। इसके अगले दिन ही एयरपोर्ट पे एक बंदा अपने आप को एक एजेंट बताकर औरतों को अपने साथ लेके जाने की बात करता है, ताकि बाद में ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, जिसके लिए काफी सारी औरतें मान भी गई थी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद में क्लार्क को एक हैंगर पे टंगी पैंट से एक ID कार्ड मिला, जिससे साफ समझ आ रहा था कि खुद को एजेंट बताने वाला वो बंदा कोई एजेंट नहीं बल्कि एयरपोर्ट स्टाफ में छोटा मोटा काम करता है। पर अब तक वो बंदा अपने साथ कई औरतों को कहीं लेके जा चुका था और अब क्लार्क नहीं चाहता था कि किसी और के साथ ऐसा कुछ हो। इसलिए वो सबको इकट्ठा करके एक शानदार स्पीच देता है और फैसला करता है कि वो लोग इस एयरपोर्ट को अपना बेस बनाकर यहीं रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। उसकी बातों से सब बहुत ज्यादा खुश हुए और अभी एलिजाबेथ भी बाकियों के साथ क्लार्क का ही साथ देती है। एलिजाबेथ के अलावा वहाँ सच में एक पुलिस ऑफिसर मैट भी मौजूद था, जो बाद में क्लार्क और एलिजाबेथ के साथ मिलकर कुछ रूल्स बनाता है और वो तीनों डिसाइड करने लगे थे कि कौन क्या क्या करेगा, क्योंकि अब दुनिया के खत्म होने के बाद अपने इस बेस को उन्हीं तीनों को चलाना था। इवन उन तीनों के अलावा टाइलर भी उनकी मदद करने वाला था, क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा नॉलेज थी। अब वैसे टाइलर आर्थर की मौत की वजह से काफी परेशान था और वो आर्थर से गुस्सा भी था, क्योंकि इतने समय से उसने टाइलर से बात तक करने की कोशिश नहीं करी थी। तब एलिजाबेथ इस बात को समझ जाती है और जब टाइलर सबसे अलग अकेले बैठा होता है तो वो टाइलर को जाके बताती है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने तुम्हारे लिए काफी सारी चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन मैंने कभी उनमें से कोई तुम्हारे पास नहीं पहुंचने दी। लेकिन मेरे पास आर्थर का आखिरी पार्सल है, जो शायद हमेशा तुम्हें उनकी याद दिलवाएगा। इतना बोलकर एलिजाबेथ टाइलर को स्टेशन 11 वाली बुक देती है और इस तरह से टाइलर के पास वो बुक पहुंची थी। खैर, इसके बाद शाम में जब टाइलर एयरपोर्ट पे था तो उसे रनवे पर मौजूद एक प्लेन में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे असल में क्लार्क ने इन्फेक्टेड होने की डर की वजह से सबसे अलग रखा हुआ था और अभी उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर अभी तक वो मरा नहीं होता। इसीलिए छोटे टाइलर को लगता है कि वो आदमी कहीं न कहीं इस वायरस से इम्यून है, इसीलिए वो उसे अपने साथ जैसे तैसे बाकी सबके पास लेके आ गया। मगर क्लार्क और बाकी लोग उसे देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि मैट तुरंत ही बंदूक निकालकर उसे सबके सामने शूट करके खत्म कर देता है। ये देखकर टाइलर के तो होश उड़ चुके थे। तब एलिजाबेथ तुरंत उसके पास जाके उसे संभालने लगती है, पर अब क्लार्क और बाकी सब एलिजाबेथ और टाइलर दोनों को ही उस प्लेन में क्वारंटीन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो दोनों भी इन्फेक्टेड हैं। पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होता और 30 दिन के लंबे क्वारंटीन के बाद उन्हें प्लेन से बाहर निकाला गया। अब इन 30 दिनों में टाइलर ने स्टेशन 11 बुक को बार बार पढ़ा था और कहीं न कहीं वो उसे पढ़ पढ़कर मेंटली इल भी हो चुका था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता और बाहर आने के बाद भी उसी बुक में घुसा रहता था, जो देखकर क्लार्क एलिजाबेथ से कहने लग गया था कि शायद टाइलर का उनके ग्रुप में होना सही नहीं है। ये बातें टाइलर खुद भी रेडियो की मदद से सुन लेता है, जो उसे इतनी ज्यादा बुरी लगती हैं कि वो रात के समय में रनवे पे मौजूद प्लेन में आग लगा देता है और बाकी सबको ऐसा दिखाता है कि वो खुद भी उस प्लेन में जलकर मर गया है। इससे सब काफी परेशान हो गए थे और कहीं न कहीं क्लार्क खुश भी था, क्योंकि अब एलिजाबेथ कहीं न कहीं बस उसकी बात मानने वाली थी। प्रेजेंट टाइम में टाइलर ने ये सारी बातें क्रिस्टन को बता दी थी, मगर क्रिस्टन को ये समझ नहीं आता कि टाइलर उन लोगों से नफरत क्यों करता है। इस पर टाइलर उसे बताता है कि क्लार्क ने असल में एक म्यूजियम बनाया हुआ है, जहां उसने पहले के लोगों की चीजें रखी हुई हैं और वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। वो किसी को इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जबकि मेरा मानना है जब तक दुनिया के लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी वजह से हमें पहले क्लार्क के ग्रुप को ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा जैसे हम उनकी हरकतों को एकदम सही मानते हैं, जिसके बाद हमें अंदर रहकर धीरे धीरे उस म्यूजियम को बर्बाद करना है। इस पर क्रिस्टन मान गई और वो लोग एक नदी के पास आ जाते हैं, जहां थोड़ी ही देर में क्लार्क के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आके उन्हें बंदी बना लिया था और उन्हें अपने साथ अपने बेस पे लेके चले गए थे। वहां उन लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले क्लार्क के लोग उनसे पूछताछ करते हैं और किस्मत से उनमें से किसी को इस बात पर शक नहीं होता कि वो आदमी टाइलर है और वो औरत क्रिस्टन। वैसे अभी के टाइम पर क्लार्क पहले की तरह ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था, जहां वो
अपनी मनमानी करता था और जो भी उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता था उन्हें मार दिया जाता था। खैर अभी वो जाके क्रिस्टन और टाइलर से अपने बनाए गए म्यूजियम में ही मिलता है, पर वो भी उन दोनों को पहचान नहीं पाता। उनका स्वागत करके वो वहाँ से चला गया और वहाँ से निकलते समय मौका देखकर टाइलर ने कुछ बॉम्ब्स म्यूजियम में लगा दिए। अब इसके बाद क्रिस्टन सबसे पहले अपने साथियों के पास जाके उनसे मिलती है। उसे पता चलता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें किसी से मिलने नहीं दे रही थी। ये सुनकर क्रिस्टन को काफी बुरा लगा। वहीं कहीं न कहीं मैट को इस बात पर शक हो चुका था कि टाइलर असल में वही टाइलर है जो बचपन में शायद सबको बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग गया था। इस बारे में जाके वो एलिजाबेथ से बात करता है, लेकिन एलिजाबेथ को पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। अब रात के समय में टाइलर क्रिस्टन से बात करके उसे अपने साथ वेंटिलेशन डक्ट से सबसे पहले सारा से मिलवाने ले गया। तब टाइलर क्रिस्टन से बात करते हुए कहता है कि तुम एयरपोर्ट पे होने वाली परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से करना, और एलिजाबेथ उससे यही कहती है कि मैं भी इतने समय से टाइलर का वेट कर रही थी क्योंकि मेरा मन भी नहीं मानता था कि वो मर गया है। पर पकड़े जाने के बाद से टाइलर ने किसी से ज्यादा बात नहीं करी और वो बार बार इस बात को मानने से मना कर रहा था कि वो एलिजाबेथ का बेटा टाइलर है। इस पर क्रिस्टन एलिजाबेथ से कहती है कि शायद आपको टाइलर के साथ मिलकर हमारे प्ले में परफॉर्म करना चाहिए, इससे आप दोनों बात कर पाओगे और कहीं न कहीं टाइलर का मन भी पिघल जाएगा। इस पर एलिजाबेथ मान गई। वहीं जंगल में अब तक टाइलर के सारे बच्चे छुपे हुए थे जिन्हें टाइलर ने म्यूजियम के ब्लास्ट होने तक वेट करने को कहा था, और अब म्यूजियम के ब्लास्ट होने के बाद वो एक बूढ़े से आदमी के साथ धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के बेस की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में वो बूढ़ा आदमी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है और वो बूढ़ा आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद जीवन था, जो अब सच में काफी जाना माना डॉक्टर बन चुका था और अभी उसे वहां पर सारा का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। पर अभी तक वो जिंदा कैसे है और क्रिस्टन को उसके बारे में पता चलने पर क्या होगा, आपको जल्दी ही पता चलेगा। खैर अभी जब जीवन सारा के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर जीवन को समझ आ गया कि सारा अब ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसके लिए प्रे करता है और सारा की उस समय मौत हो जाती है। इसके बाद जीवन क्लार्क को भी जाके चेक करता है क्योंकि क्लार्क असल में खुद भी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज आज तक कोई नहीं कर पाया था। वहीं क्रिस्टन अभी एलिजाबेथ के साथ टाइलर के पास उसे प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाने जाती है, जिस पर शुरू में तो टाइलर नहीं मानता, पर बाद में जब उसे लगता है कि वैसे फ्री हो जाएगा और प्ले के दौरान वो क्लार्क को भी जान से मार सकता है तो वो एलिजाबेथ के साथ प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गया। अब वैसे उसी दिन क्लार्क खुद भी टाइलर को जान से मारना चाहता था, जिस बारे में पता चलने पर क्रिस्टन क्लार्क के पास जाके उससे बात करती है और उसको अपनी सच्चाई बताते हुए बोलती है कि पहले मैं भी टाइलर को जान से मारना चाहती थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि वो मेरे टीचर का बेटा है तो मैंने उसको जान से ना मारने का फैसला करा। इस बात को सुनकर क्लार्क भी टाइलर को जान से मारने का इरादा बदल देता है क्योंकि वो भी आर्थर की बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसी वजह से अब वो खुद भी प्ले में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। वैसे क्रिस्टन को इस बारे में पता था कि टाइलर क्लार्क को जान से मार देगा, इसी वजह से वो हेली से बोलकर प्ले से पहले टाइलर को एक खंजर दिलवा देती है, लेकिन टाइलर के स्टेज पर जाने से पहले बोलती है कि कोई भी इंसान किसी को नफरत नहीं करता और बदला लेने से कभी कुछ नहीं बदलता, बस लोग अपने आप से ज्यादा नफरत करने लगते हैं। ये सुनने के बाद भी टाइलर स्टेज पर चला गया था जिसमें प्ले के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ और क्लार्क राजा रानी बने थे और टाइलर को राजा यानी क्लार्क को जान से मारना था। तब वो अपने डायलॉग्स बोलने के बाद सच में क्लार्क को मारने वाला होता है, पर क्लार्क उसको बताता है कि असल में कभी उसने टाइलर को हेट करा ही नहीं, वो बस उस समय थोड़ा सा पावर के चक्कर में उसके साथ गलत करने वाला था, लेकिन उसे लगा कि वो सब सही है। मगर टाइलर के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो टाइलर को अपने बेटे की तरह देखता था और वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात भी करता था। अब ये बात सुनकर टाइलर पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसको कभी किसी ने प्यार करा ही नहीं, पर आज उसे पता चला कि उसके अगल बगल उसको प्यार करने वाले लोग भरे पड़े थे, इसलिए अब वो क्लार्क को नहीं मार पाता और स्टेज से उतरकर वहां से चला गया। इस दौरान प्ले देखने के लिए वहां जीवन भी मौजूद था, जो सब होने के बाद जब क्रिस्टन को देखता है तो समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिसको वो बचपन में अपने जिगर का टुकड़ा मानता था। अभी क्रिस्टन भी जीवन को देखकर हैरान रह गई थी। वो तुरंत जीवन के पास जाके उससे बात करने लगती है और पूछती है कि वो उसके पास वापस क्यों नहीं आया। तब जीवन उसको बताता है कि वो उस रात उसके लिए बस वही किताब लेने गया था जिस दौरान अचानक से उस पे एक भेड़िए ने हमला कर दिया। तब जैसे तैसे जीवन ने उस भेड़िए को मार तो दिया था, मगर वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो वापस नहीं आ सकता था। उसने खिसकते हुए अपनी झोपड़ी के पास आने की कोशिश भी करी, पर वो बेहोश हो गया। पर तभी किस्मत से वहाँ लोरा नाम की औरत आ गई, जो असल में उसी ग्रुप की लीडर थी जिनसे जीवन ने झूठ कहा था कि वो डॉक्टर है। और जब जीवन को उस गाँव में एक औरत ने बेहोश करने की कोशिश करी थी तो वो औरत भी खुद लोरा ही थी,
जो जीवन को बेहोश करके अपने बेस पे लेके जाना चाहती थी। खैर उस समय हालात खराब होने की वजह से जीवन को 4 दिन बाद होश आया था और उसे पता चला कि लोरा के ग्रुप में बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें थीं और वो इसीलिए डॉक्टर की मदद चाहती थी ताकि उन सबकी डिलीवरी सही से करवाई जा सके। पर उस समय पर जीवन ने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें बता दिया था कि वो डॉक्टर नहीं है। इससे लोरा गुस्सा तो नहीं होती, लेकिन अभी उसकी सब सही से संभाल पाने की उम्मीद टूट गई थी। वैसे उस समय पर भी जीवन चाहता था कि वो क्रिस्टन के पास वापस चला जाए, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी जान बचाने के लिए उसके एक पैर को काटना पड़ गया था, क्योंकि उसका पैर भेड़िए के हमले में काफी घायल हो चुका था। ये सुनकर जीवन पूरी तरह से टूट गया और तब लोरा उसे एक और बात बताती है कि उसके ऑपरेशन के अगले दिन वो उसकी झोपड़ी में गई थी, लेकिन वहाँ कोई बच्ची मौजूद नहीं थी। ये सुनकर जीवन और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे क्रिस्टन की टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत ही एक व्हील चेयर लेके बेस से बाहर आया, जहाँ एक बर्फीला तूफान आ रखा था, जिसके बीच होके किसी भी हाल में झोपड़ी तक नहीं पहुंचा जा सकता था। पर उसके बावजूद जीवन झोपड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी इसकी नजर बाहर मौजूद लोरा की ग्रुप की एक औरत पर पड़ी, जो लेबर पेन के कारण बेहोश हो गई थी। और तब उसको देखकर जीवन वहाँ से ना जाकर उस औरत को अंदर लेकर चला गया और उसकी डिलीवरी करवाने में लोरा की मदद करने लगा। इसके बाद जीवन को समझ आ गया था कि कहीं न कहीं यही की औरतों को उसकी ज्यादा जरूरत है और क्रिस्टन इतनी समझदार है कि वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेगी। इसलिए जीवन अब वहीं रुक जाता है, जिसके साथ ही उसे लोरा से प्यार हो गया था और उन दोनों का भी बच्चा था। अब जैसा कि जीवन की बहन भी डॉक्टर थी, तो उसको बेसिक चीजों के बारे में पता होता है और उसी तरह वो वहाँ रहकर सभी औरतों की मदद करता है। इसके बाद जब सभी औरतों की डिलीवरी सही से हो गई, तो जीवन लोरा के साथ अपनी उस झोपड़ी में जाता है जहाँ वो क्रिस्टन के साथ रहा करता था, पर वहाँ क्रिस्टन नहीं थी। इसके बाद वो हर 6 महीने में वहाँ जाया करता था, ताकि कभी ना कभी उसकी मुलाकात क्रिस्टन से हो जाए। लेकिन क्रिस्टन उसे यहाँ एयरपोर्ट बेस पर मिली। प्रेजेंट में ये सब बातें जानने के बाद क्रिस्टन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और जीवन से काफी देर बात करने के बाद से अपने ग्रुप के साथ आगे के सफर पर चली गई। तब जीवन और क्रिस्टन ने फैसला कर लिया था कि वो हर साल एक न एक बार जरूर मिलेंगे। क्रिस्टन और जीवन की इस इमोशनल मुलाकात ने यह तो साबित कर दिया कि इंसानियत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इंसानियत जब लड़ाई उम्मीद की नहीं बल्कि रिसोर्सेज की हो। स्टेशन 11 में वायरस ने 99% लोगों को मारा, लेकिन वहीं दूसरी जगह पर उस वायरस से ज्यादा खतरनाक वहाँ के इंसान और उनकी बनाई दीवारें हैं। एक ऐसा देश जिसने खुद को दुनिया से काट कर एक किला बना लिया, जिसका नाम है नॉर्वे, जहां दीवार के अंदर रहना नसीब की बात है और बाहर रहना यानी सीधी मौत। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जिसे ये लोग अपनी सुरक्षा की दीवार समझ रहे थे, वही उनका कब्रिस्तान बनने वाली थी। क्या होगा जब वो वायरस दीवार को लांग कर नहीं बल्कि उनके खाने के जरिए अंदर दाखिल हो जाए। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश को मौत की नींद सुला सकती थी। क्या लीजा इस वायरस का तोड़ ढूंढ पाएगी या नॉर्वे का ये फोर्ट्रेस हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि आपने सबसे बड़ा सर्वाइवल गेम देख लिया है, तो आप गलत हैं। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। द फोर्ट्रेस की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरू से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। यकीन मानिए इसका क्लाइमैक्स आपका दिमाग हिला देगा।